नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हरदीप सिंह निज्जर, इस हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने भारत पर इल्जाम लगाते हुए तेवर दिखाए तो उसे उसका करारा जवाब भी दिया गया। भारत के इस जवाब के कारण आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को यू टर्न तो लेना ही पड़ा, साथ ही साथ जो उनके अपने कैनेडियन नेता हैं वो भी इस विरोध के मायने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को समझाने लगे कि अगर भारत से कनाडा के संबंध खराब होते हैं तो उसका नुकसान क्या होगा, इसका आंकलन शायद वो कर भी नहीं पा रहे हैं। बिग न्यूज बिग शो में आज हम आपको खालिस्तानी साजिश के बारे में भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई खालिस्तान के समर्थक संगठनों को समर्थन दे रही है। हम आपको बताएंगे गुरुपतवंत पन्नू किस तरह आईएसआई के हाथों खेल रहा है और हमारे देश के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। भारत के खिलाफ चलने वाले एजेंडा में हम बात आज अमेरिका के बड़े कारोबारी जॉर्ज सोरोस की भी करेंगे और वो बताएंगे कि वो मोदी पर निशाना साधने के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से टारगेट कर रहा है। लेकिन बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करते हैं भारत कनाडा कंट्रोवर्सी के साथ। कनाडा में खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई तो भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी आ गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ भारत पर हत्या का इल्जाम मढ़ दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में इस हत्याकांड में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इतना ही नहीं, कनाडा ने तेवर दिखाते हुए भारत के टॉप डिप्लोमेट को कनाडा से निष्कासित कर दिया। कनाडा के इस रवैये पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और जस्टिन ट्रूडो के इल्जाम को राजनीति से प्रेरित बताया। भारत ने कनाडा को करारा जवाब देते हुए उसके डिप्लोमेट को 5 दिनों में भारत छोड़ने के आदेश दे दिए। भारत के जवाब के बाद कनाडा के तेवर नर्म पड़ गए और जस्टिन ट्रूडो को अपने बयान से पलटना पड़ा। शाम तक जस्टिन ट्रूडो को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने की आशंका जाहिर करने के पीछे ये मकसद नहीं था कि हम भारत को उकसाएं। कनाडा चाहता है कि भारत इस मामले को ठीक से संभाले। उन्होंने कहा कि भारत को इस मामले में गंभीरता दिखाने की जरूरत है। हम किसी को उकसाने या फिर मामले को खींचना नहीं चाहते हैं। As I've said, India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people. उधर कनाडाई नेता ही जस्टिन ट्रूडो के स्टैंड पर भड़कते नजर आ रहे हैं। कई कनाडाई नेता ये कह रहे हैं कि ट्रूडो को पता नहीं है कि वो भारत से संबंध खराब करके कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कनाडा के सस्केचेवान प्रांत की सरकार के प्रमुख स्कॉट मो ने ट्रूडो पर भारत के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल स्कॉट मो ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी शेयर की है। ये चिट्ठी उनकी सरकार के व्यापार मंत्री जेरेमी हैरिसन ने कनाडा के केंद्रीय व्यापार मंत्री को लिखी थी। इस चिट्ठी में जेरेमी हैरिसन ने कहा कि किस तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो
भारत और कनाडा के बीच का व्यापार खराब कर रही हैं। स्कॉट मो ने चिट्ठी शेयर करते हुए लिखा कि क्या ट्रूडो ये समझ भी रहे हैं कि वे भारत और कनाडा के व्यापारिक रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि दोनों देश एक दूसरे के बेहद अहम व्यापार सहयोगी हैं। आपको बता दें कि G20 के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत जरूर आए थे, लेकिन उनका रूखा व्यवहार चर्चा का विषय बना था। अपने 3 दिन के भारत दौरे के दौरान उन्होंने किसी भी अन्य मुद्दों पर भारत से चर्चा नहीं की थी। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरुपतवंत पन्नू के इशारे पर काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ISI एजेंसी खालिस्तानी संगठनों को मदद कर रही है। ये जानकारी सभी को है, बावजूद इसके कनाडा में खालिस्तान को इंडिया के विरोध में एजेंडा चलाने के लिए सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ते हैं तो उनके रिश्तों पर असर पड़ता है, और जब रिश्तों पर असर पड़ता है तो उसका असर दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार पर पड़ना भी स्वाभाविक है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्तों में तल्खी आई है, उससे दोनों देशों के व्यापार के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। भारत और कनाडा के बीच कभी भी रिश्तों में ज्यादा खटास नहीं रही है, लेकिन जब से कनाडा में ट्रूडो सरकार आई है, तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे भी नहीं। दरअसल दोनों के बीच बिगड़ते रिश्तों की वजह है अलगाववादी आंदोलन। पिछले कुछ वक्त से कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों की गतिविधियों की वजह से भारत के साथ उनके रिश्तों में तनाव दिख रहा है। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या मामले में कनाडा भारत से आर पार के मूड में है, तभी तो अपने नागरिकों को कश्मीर, मणिपुर न जाने के निर्देश तक दे डाले हैं। कनाडा खुद खालिस्तानी आतंकवाद का शिकार रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की ISI इस तरह के आतंकियों का समर्थन करती आ रही है, एंटी इंडिया के एजेंडे चलाती रही है। बावजूद इसके कनाडा एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या का जिम्मेदार भारत को बता रहा है। कनाडा में हुए एक सर्वे के मुताबिक निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो ISI समर्थित खालिस्तानी फ्रंट सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ था। उसका नाम इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस लिस्ट में भी है। बावजूद इसके वो कनाडा का नागरिक बताया जा रहा है। इसी साल जुलाई में कनाडा में खालिस्तान समर्थक संगठनों ने कुछ भारतीय राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें निशाना बताए जाने की अपील की थी। इसके बाद भारत ने कनाडा के राजदूत को बुलाकर उनके देश में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत का आरोप है कि कनाडा में सक्रिय सिख अलगाववादियों पर ट्रूडो सरकार नकेल कसने में नाकाम रही है। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आंदोलन इतना मुखर है कि सिखों के लिए अलग खालिस्तान देश को लेकर जनमत संग्रह तक हो चुके हैं। इस बार भी जब भी G20 सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में जिस दिन ट्रूडो और मोदी के बीच संक्षिप्त मुलाकात हुई, उस दिन भी कनाडा के वैंकूवर में सिख अलगाववादियों ने भारत से पंजाब को अलग करने के लिए एक जनमत संग्रह कराया। भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट तब और बढ़ गई जब G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख अलगाववादियों की गतिविधियों पर खुलकर नाराजगी जताई। इसके बाद ट्रूडो से बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी की ओर से कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों और संगठनों की गतिविधियों का मुद्दा उठाया गया। कनाडा और भारत के रिश्तों में आई खटास के बीच कनाडा सरकार की ओर से FTA पर भी बातचीत खटाई में पड़ती दिख रही है। लगभग एक दशक के बाद दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बात आगे बढ़ी थी। दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि भारत और कनाडा का व्यापार कितना बड़ा है। साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। 2022 से 23 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था। 2021 से 22 में यह आंकड़ा 3.76 अरब डॉलर का था। कनाडा ने भारत को 2022 से 23 में 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। 2021 से 22 में यह आंकड़ा 3.13 अरब डॉलर का था। कनाडाई पेंशन फंडों ने भारत में 55 अरब डॉलर का निवेश किया। कनाडा ने 2000 से लेकर अब तक भारत में 4.07 अरब डॉलर का निवेश किया।
भारत में करीब 600 कनाडाई कंपनियां काम कर रही हैं। 1000 और कंपनियां मौके की तलाश में हैं। भारतीय कंपनियां कनाडा में आईटी, सॉफ्टवेयर, नेचुरल रिसोर्सेज और बैंकिंग सेक्टर में सक्रिय हैं। बहरहाल दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे तो जाहिर सी बात है कि व्यापार पर भी असर पड़ेगा। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर कनाडा में ही ट्रूडो सरकार के खिलाफ आवाज मुखर की जाने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बिग न्यूज बिग शो में हम आपको बताते हैं कि खालिस्तानी समर्थकों का भारत के खिलाफ एजेंडा क्या है। हम आपको ये बताते हैं कि सिख फॉर जस्टिस का चीफ गुरुपतवंत सिंह पन्नू आखिर है कौन, और वो लगातार पंजाब को भारत से अलग करने की मुहिम क्यों चला रहा है, वो किसके इशारों पर चल रहा है और किस तरीके से हमारा पड़ोसी मुल्क पन्नू की मदद कर रहा है। कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को सरेआम हवा दी जा रही है। खालिस्तानी संगठनों के लिए कनाडा सबसे महफूज जगह बन गया है। कनाडा में खालिस्तान को लेकर न सिर्फ रेफरेंडम चलाया जा रहा है, बल्कि खालिस्तानी आतंकी भी तैयार किए जा रहे हैं और ट्रूडो सरकार इस पर मूक बनी हुई है और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई इसकी हर तरीके से मदद कर रहा है। खालिस्तानी संगठन का सबसे बड़ा चेहरा है गुरपंथ वंत सिंह पन्नू। गुरपंथ वंत सिंह पन्नू लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहा है। वो खालिस्तानी संगठनों को कंट्रोल कर रहा है और उसका मकसद है भारत से पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना। वो कई बार इस पर रेफरेंडम करवाने का प्लान भी कर चुका है, लेकिन आज तक उसे अपने नापाक इरादे में कामयाबी नहीं मिली। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आखिर कौन है गुरपंथ सिंह पन्नू। गुरपंथ सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक है। गुरपंथ वंत सिंह पन्नू का मकसद पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना है। पन्नू ने रेफरेंडम 2020 की डिमांड रखी थी। पाकिस्तानी नागरिक सलमान यूसुफ पन्नू के लॉ फर्म का पार्टनर है। पन्नू ने कश्मीर खालिस्तान रेफरेंडम फ्रंट भी बनाया। इस फ्रंट का पार्टनर गजाला हबीब है और सलमान यूसुफ इसका डायरेक्टर है। गजाला हबीब पाक एजेंसी आईएसआई का बेहद करीबी है। भारत ने पन्नू को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित कर रखा है। गुरपंथ वंत पन्नू ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भी भड़काऊ बयान जारी किया है। In US, Canada, UK, Germany and Europe, they are responsible for the assassination of Shahid Nijjar. And every diplomat must remember, we are not going to stay back, we are going to hold you accountable. This is United States, land of the free and home of the brave. ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ। जिसने भी कोई मीटिंग करनी है, जिसने कोई जवाब लेना है, तुसी इत्थे पहुंच सकते हो। अब आपको बताते हैं कि गुरपंथ वंत सिंह पन्नू किन देशों में भारत विरोधी एजेंडा चलाता है और खालिस्तान की डिमांड को हवा देता है। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में रह रहे कई सिखों के द्वारा खालिस्तान की मांग उठाई जा रही है। हालांकि उन देशों में रहने वाले सिखों के कई संगठन जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्हें पंजाब में ज्यादा समर्थन नहीं है। जिन देशों में खालिस्तान की मांग उठ रही है, उन देशों में ऐसे संगठनों को गुरपंथ वंत पन्नू ही अपने इशारे पर चला रहा है। अब आपको बताते हैं कि सिख फॉर जस्टिस अमेरिका स्थित एक ग्रुप है। इसे भारत सरकार ने 10 जुलाई 2019 को गैर कानूनी गतिविधियां करने के तहत प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि संगठन का अलगाववादी एजेंडा है। इसके साल भर बाद 2020 में भारत सरकार ने खालिस्तानी समूहों से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया और लगभग 40 खालिस्तान समर्थक वेबसाइटों को बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और बिग न्यूज बिग शो में अब बात करते हैं अमेरिका के मशहूर कारोबारी, उनके संगठन और भारत को प्रभावित करने वाले एजेंडे की। जी हां,
हम बात करने जा रहे हैं जॉर्ज सोरोस की। उसका एक सीक्रेट एजेंडा है जिसे बढ़ाने में लगातार वो पिछले कई सालों से लगा हुआ है। उसके एजेंडे में भारत ही नहीं है बल्कि कई और देश भी हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचाने और राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए जॉर्ज सोरोस क्या क्या कर रहा है, उसकी मंशा क्या है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर वो टिप्पणी करते हैं तो इसके मायने क्या हैं। इस रिपोर्ट के जरिए इस सीक्रेट प्लान को हम समझने की कोशिश करेंगे। The man who broke the Bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. As you all know, George Soros, an international entrepreneur who hedges bets against many countries, has now declared his ill intentions to intervene
in the democratic processes of India. किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है पक्ष और विपक्ष, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन देश हित में काम करना कितना ज़रूरी है, अपने देश के लिए मर मिटना कितना ज़रूरी है और जो देश की भलाई हो उसमें आपसी सहमति कितनी ज़रूरी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज की तारीख में जॉर्ज सोरोस जैसे लोग लगातार इस देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और कुछ सत्ता की भूख रखने वाले लोग इनको और बल देते हैं। सिंहासन के नज़दीक पहुंचने के लिए किसी भी काम से ये लोग गुरेज नहीं करते। जॉर्ज सोरोस के बारे में आपको हम और ज़्यादा बताना चाहते हैं। अगर आप जॉर्ज सोरोस की हकीकत जानना चाहते हैं तो आइए खंगालते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को, जहां पर जॉर्ज सोरोस ने अपना दोगलापन, अपना दोगला चेहरा लोगों के सामने रखा। जॉर्ज सोरोस के वो कारनामे जिसकी वजह से वो हमेशा संदेह के घेरे में रहता है, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे।
जॉर्ज सोरोस ने हमारे देश की मोदी सरकार पर आरोप लगाया। अडानी समूह के ऊपर उसने टिप्पणी की। उसके कारोबार में शेयरों की धोखाधड़ी को एक एजेंडा बनाया जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ। आखिर वो भारत से चाहता क्या है और भारत पर वो लगातार इस तरीके के बयानात क्यों दे रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है और जॉर्ज सोरोस और उनका जो आरोप है उसकी हकीकत क्या है, ये समझने की और आपको समझाने की कोशिश है बिग न्यूज बिग शो की हमारी अगली रिपोर्ट। विकास की राह पर अग्रसर है भारत। देश दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से देश लगातार उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही बात कुछ लोगों को खटक रही है, जिसमें एक बड़ा नाम जॉर्ज सोरोस का है। दरअसल अरबपति समाजसेवी जॉर्ज सोरोस का मानना है कि गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य में उथल-पुथल वर्तमान की मोदी सरकार को कमजोर कर सकती है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक संबोधन में सोरोस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी समूह के आरोपों पर विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों का जवाब देना होगा। सवाल उठा कि आखिर सोरोस होते कौन हैं जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को ये नसीहत दें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने भाषण में जॉर्ज ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी और कारोबारी अडानी करीबी सहयोगी हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक कई आरोप जॉर्ज सोरोस ने मोदी सरकार और अडानी समूह पर लगाए, जिसकी हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन अडानी समूह की कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह जरूर ढह गए। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. जॉर्ज सोरोस के बयानों पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी कड़ी और बड़ी प्रतिक्रिया दी। जयशंकर ने साफ कहा कि सोरोस के पसंद के व्यक्ति जीते तो लोकतंत्र बढ़िया है, वरना खराब है। जयशंकर ने कहा कि सोरोस पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं और न्यूयॉर्क में बैठकर वे अभी भी सोचते हैं कि उनके विचारों के अनुसार ही दुनिया चले। ऐसे लोग अपने नैरेटिव के लिए अपने संसाधनों का निवेश करते हैं। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। उन्होंने सोरोस को बुजुर्ग, अमीर, मतलबी और कहानियां बनाने में माहिर बताया। आपको बता दें कि अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर राजनीति को अपने अनुसार आकार देने और शासन परिवर्तन को वित्त पोषित करने के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करने का लगातार आरोप लगता रहा है। अब सोरोस की एक और हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सोरोस को चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता पसंद नहीं हैं। सोरोस ने दुनिया में राष्ट्रवाद के बयार से लड़ने के लिए लगभग 100 अरब डॉलर के फंड की स्थापना भी की है और इन फंड का इस्तेमाल सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है। यहाँ ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड वही स्थान रखता है जो भारत के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि भारत के प्रति जॉर्ज सोरोस की कैसी मानसिकता और नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज बिग शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।
बने रहे हमारे साथ।